उमर खालिद का केस अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट में 7 अक्टूबर को सुना जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या उस दिन उमर को बेल मिल पाएगी या फिर से एक और तारीख मिल जाएगी? यही अनसर्टेनिटी, यही तारीख पे तारीख वाली कहानी इस केस को इतना कंट्रोवर्शियल बना रही है। और सबसे बड़ी बात, ये केस सिर्फ उमर का नहीं है, ये एक टेस्ट है कि क्या इंडिया में जुडिशरी अभी भी ट्रूली इंडिपेंडेंट है या फिर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के साइड में खड़ी है। क्योंकि लोगों के मन में अब सवाल उठ चुके हैं कि क्या कोर्ट्स जानबूझकर उमर खालिद को रिलीफ नहीं दे रही है, क्या जुडिशरी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। तो सबसे पहले याद करते हैं एक लेजेंडरी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का प्रिंसिपल। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने 1977 में ही कहा था, द बेसिक रूल इज बे नॉट जे, एक्सेप्ट वेयर देयर आर सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिव ऑफ फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस और थ्वार्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस और क्रिएटिंग अदर ट्रबल्स इन द शेप ऑफ रिपीटिंग ऑफेंसेस और इंटिमिडेटिंग विटनेसेस। मतलब सिंपल है, जब तक कोई क्लियर रिस्क ना हो, इंसान को जेल में रखना इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन उमर खालिद जैसे एक्टिविस्ट 5 साल से बिना ट्रायल कंप्लीट हुए जेल में है, तो क्या ये उस प्रिंसिपल का ओपन वायलेशन नहीं है? अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2025 में जब उमर और दूसरे एक्टिविस्ट का बेल रिजेक्ट किया तो अपने ऑर्डर में लिखा था, एनी कॉन्स्पिरेटोरियल वायलेंस अंडर द गार्ब ऑफ प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस बाय द सिटीजंस कैन नॉट बी परमिटेड। अब कोर्ट ने ये भी बोला कि जो रोल इन एक्टिविस्ट को अट्रीब्यूट किया गया है वो प्राइमा फसाई ग्रेव है। और उन्होंने मेंशन किया कि खालिद और बाकी अक्यूज ने अलिजेडली प्रोटेस्ट साइट्स जैसे खुरेजी, चंदबाग, करावल नगर और निजामुद्दीन क्रिएट किए, जो बाद में राइट्स में कन्वर्ट हुए। पर प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट ने अपने जजमेंट में आर्टिकल्स 21 और 22 का रेफरेंस नहीं दिया। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है और आर्टिकल 22 जो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर जुडिशरी को ही इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का ख्याल नहीं तो आम सिटीजन कहाँ जाएगा? अब उमर के लॉयर सीनियर एडवोकेट त्राइदी पायस ने करकरडुमा कोर्ट में 2 सितंबर को ये आर्गुमेंट रखा कि देयर वर 2 सेट ऑफ पीपल, one who were against the Citizenship Amendment Act and others in favor of it. This distinction between the accused and witness will tell you the bias of the police. यानी पुलिस ने एक तरफ के लोगों को सिर्फ विटनेसेस बना दिया और दूसरी तरफ के लोगों को अक्यूज्ड। मतलब कि पूरा नैरेटिव एक तरफ को क्रिमिनलाइज करने के लिए टेलर किया गया, लेकिन कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को सीरियसली कंसिडर नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं। 22 सितंबर को जब बेल का इंटरिम रिलीफ मांगा गया तो एक बेंच जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया बैठे थे, उन्होंने इंटरिम बेल डिनाई कर दिया और मैटर को 7 अक्टूबर के लिए लिस्ट किया। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया ताकि वो बेल प्ली पर अपना रिस्पॉन्स फाइल करे। मतलब उमर और दूसरे एक्टिविस्ट शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर और शिफा उर रहमान को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा। पर सवाल ये है कि 7 अक्टूबर को क्या होगा? अगर हम जुडिशरी के रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि फिर एक और एडजर्नमेंट हो या बेल रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में कोर्ट्स काफी कॉशियस रहते हैं। लेकिन थियोरेटिकली अगर बेल के बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किए जाए तो उमर को अब तक बेल मिल जानी चाहिए थी। थोड़ा और पीछे जाके राइट्स के कंटेक्स्ट समझते हैं। 2019 में जब CAA और NRC आया तो पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट और आम लोग सड़क पे आए। शाहीन बाग एक सिंबल बन गया। लेकिन फरवरी 23, 2020 को बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा ने ओपनली वार्निंग दी प्रोटेस्टर्स को, प्रोटेस्ट हटाओ या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो। उस वक्त DCP वेद प्रकाश सूर्य भी मौजूद थे। अगले दिन ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स हुए, लेकिन ब्लेम सिर्फ उन लोगों पर गया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद UAPA का यूज करके सिलेक्टिवली एक्टिविस्ट और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जेल भेज दिया गया, जैसा कि लोगों का मानना है। अब 5 साल बाद भी उमर और कई एक्टिविस्ट जेल में हैं और UAPA की वजह से बेल लेना और भी टफ हो जाता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को बस इतना दिखाना होता है कि प्राइमा फसाई केस है। ट्रायल कंप्लीट होने में 10-15 साल लग जाते हैं और अक्यूज्ड तब तक अपनी जिंदगी जेल में गुजार देता है। यहाँ पे पुलिस का रोल भी सस्पेक्ट है। फॉर्मर IPS ऑफिसर विभूति नारायण राय ने बोला था कि पुलिस फोर्स में कम्युनल बायस डीपली रूटेड है। पॉलिटिकल मास्टर्स उन्हें पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। 2020 राइट्स के टाइम पर भी एलिगेशंस आए कि पुलिस ने एविडेंस टैंपर किया, सिलेक्टिव अरेस्ट किए और चार्जशीट एक बायस्ड नैरेटिव के हिसाब से ड्राफ्ट की। अब जुडिशरी का रोल डिस्कस करते हैं। जब भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस होते हैं, चाहे वो भीमा कोरेगांव हो
या सिद्दीकी कपान का केस हो, जुडिशरी काफी कॉशियस हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस प्रमोशंस और ट्रांसफर्स के डर से बेल देने से बच जाते हैं। हाई कोर्ट जजेस भी एक सेफ स्टैंड लेते हैं क्योंकि उनके फ्यूचर बर्थ्स और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स स्टेक पे होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में डिले और कॉशन कॉमन है, जैसे कि लोग अज्यूम कर रहे हैं। अब इसका एक कॉन्ट्रास्ट भी है। राहुल गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी रिलीफ दे दिया। तीस्ता सेतलवाद के केस में भी कोर्ट ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, लेकिन उमर खालिद और भीमा कोरेगांव के अक्यूज्ड के केसेस में डिले हो रहा है। मतलब एक सिलेक्टिव अर्जेंसी है। कुछ केसेस में फास्ट ट्रैक जस्टिस और कुछ में इनडेफिनिट डिले। अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो उमर खालिद के अगेंस्ट कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो उसको वायलेंस से कनेक्ट करता हो। मैक्सिमम एलिगेशन स्पीचेस और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तक लिमिटेड है, और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना एक डेमोक्रेटिक राइट है, ना कि क्राइम। लेकिन कोर्ट्स का ये कहना है कि अ कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस अंडर द गाइज ऑफ प्रोटेस्ट। ये लाइन एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करती है, क्योंकि कल को जो भी प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ हुए तो उसको कॉन्स्पिरेसी बोल के क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये केस एक चिलिंग मैसेज देता है। अगर एजुकेटेड स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट को भी इतनी आसानी से यूएपीए के अंदर जेल में डाल दिया जा सकता है, तो आम आदमी तो खुद को बिल्कुल पावरलेस फील करेगा। डेमोक्रेटिक डिसेंट का स्पेस श्रिंक हो रहा है। एंड में वापस वही सवाल कि क्या कोर्ट्स जानबूझकर उमर खालिद को रिलीफ नहीं दे रही है? क्या जुडिशरी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है? हो सकता है डायरेक्ट कलूजन ना हो, पर एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रेशर, सेल्फ इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशनल फियर जो जुडिशरी को बायस्ड और कॉशन बना रहा है। अब अगर 7 अक्टूबर को उमर को बेल मिलती है तो शायद जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर एक छोटी सी उम्मीद बची रहेगी, जैसा कि लोग अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर बेल डिनाई होती है तो ये सिर्फ उमर खालिद की डिफीट नहीं होगी, बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी का एक और सेटबैक होगा। और बेल नॉट जेल का प्रिंसिपल एक बार फिर सिर्फ एक टेक्स्ट बुक कोट बनकर रह जाएगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।